आपसे जुड़ी हुई उत्तर प्रदेश में हर हाइब्रिड गाड़ी पर रोड टैक्स छूट नहीं मिलेगी। पहली ऐसी खबर पहले आई थी। सूत्रों के मुताबिक अब इसे लेकर यूपी सरकार जल्द ही सफाई जारी कर सकती है। डिटेल समझते हैं, रोहन सिंह हमसे जुड़े हुए हैं। बताएं रोहन, क्या है पूरी खबर? जी, दरअसल ये जो नोटिफिकेशन आया था 5 जुलाई का, उसके बाद इंडस्ट्री में भी और खबरों में भी काफ़ी चर्चा हुई थी और अब यूपी सरकार की तरफ से बहुत जल्द एक सफाई आ सकती है कि हर हाइब्रिड गाड़ी को रोड टैक्स से छूट मिलेगी, ऐसा नहीं है। इसके लिए एक प्राइस कैपिंग की जाएगी, एक सीमा तय की जाएगी और जो महंगी हाइब्रिड गाड़ियां हैं उनको सब्सिडी से, उनको जो छूट है, रोड टैक्स में छूट है, उससे बाहर रखा जा सकता है। इसको लेकर आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर कंसल्टेशन था। यूपी सरकार के अधिकारी थे, इसके अलावा तमाम जो ऑटो कंपनियां हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव थे और इसमें इस बात पर चर्चा हुई कि अगर जो छूट अगर हाइब्रिड गाड़ियों पर समान रहती है तो जो यूपी सरकार के एक्सचेकर पे जो बोझ पड़ेगा वो कुल मिला के जो फेम पॉलिसी है उससे भी कहीं ज्यादा बढ़ सकता है। इसलिए इसमें एक प्राइस कैपिंग जरूरी है और जो संभावना जताई जा रही है कि 15 से 20 लाख तक की जो गाड़ियां हैं उनको तो छूट तक के दायरे में रखा जाएगा हाइब्रिड गाड़ियों को, लेकिन उससे ऊपर की जो गाड़ियां हैं उनको किसी तरह की रोड टैक्स की छूट नहीं मिलेगी। इसमें आपको ये बता दें कि इंडस्ट्री इसमें एक मत नहीं है और ये आज की बैठक में भी दिख गया। जो महिंद्रा है या जो टाटा मोटर्स हैं वो इस चेंज के हाइब्रिड पॉलिसी को इतनी छूट देने के पक्ष में नहीं है, जबकि मारुति जो सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी हो जा रही है वो इसका खुल के समर्थन कर रही थी और इस पर बहुत लंबी चर्चा हुई। अगले कुछ दिनों में हम देख सकते हैं कि एक क्लैरिफिकेशन आ सकता है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से और वो जो एग्जैक्ट प्राइस कैपिंग क्या होगी वो इसके बारे में बता सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रोहन। और बढ़ते हैं आगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाने माने अर्थशास्त्रियों के साथ एक बैठक की। बजट से पहले हुई इस बैठक को काफ़ी अहम माना जा रहा है। डिटेल के साथ लक्ष्मण रॉय जुड़ गए हैं। बताएं लक्ष्मण जी, क्या कुछ निकला इस मीटिंग में? देखिए, इस बैठक का दो मकसद था। एक तो पहला तात्कालिक लक्ष्य को पूरा करना, दूसरा है लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना। तात्कालिक लक्ष्य के लिए 23 मार्च को जो बजट पेश किया जाना है, उस बजट से पहले अर्थशास्त्रियों के साथ बातचीत करके प्रधानमंत्री ये समझना चाह रहे थे कि आखिर तत्काल कौन कौन से कदम उठाए जाने चाहिए और बजट में ऐसी कौन सी सिफारिशें जिनको लागू करना चाहिए। और इसका मुख्य फोकस ये रहा कि कैसे रोजगार पैदा किया जाए, अलग अलग सेक्टर में ग्रोथ की रफ्तार को कैसे तेज किया जाए और जो विकसित भारत का लक्ष्य है उसे पूरा किया जाए। तो यहाँ पे आपको अलग अलग अर्थशास्त्री थे, साथ ही साथ आपको नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे, नीति आयोग के सीईओ थे, प्रधानमंत्री थे, वित्त मंत्री यहाँ पे थी और प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव इस बैठक में मौजूद थे। और इस बैठक में 3 बातों पर खास फोकस किया गया। पहला तो एक, रोजगार पैदा करने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जाने चाहिए थे। पिछले दिनों जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम का ऐलान किया गया वो कितना सफल रहा, क्या उसका दायरा और बढ़ाना चाहिए, इस तरफ चर्चा हुई। दूसरा ये था कि हर सेक्टर में किन किन चीज़ों पे ज़रूरत है, खासतौर से ग्लोबल वैल्यू सप्लाई चेन को कैसे बढ़ावा देना है, उसमें भारत अपनी भागीदारी कैसे बढ़ाए, ये एक बैठक का महत्वपूर्ण हिस्सा था। और ग्रामीण क्षेत्रों में खासतौर से वहाँ से जहाँ से डिमांड ज़्यादा बन सकती है, जहाँ पर डिमांड पैदा करने की क्षमता है, उसको कैसे हम लोग ज़्यादा प्रभावशाली तरीके से उस तरफ कदम उठा सकते हैं। तो ये सारे मुद्दे निकल कर आए हैं और मुद्दों की कुछ झलक आपको बजट में देखने को मिलेगी, कुछ झलक 100 दिन के एजेंडे में देखने को मिलेगी और कुछ झलक जो 5 साल का योजना सरकार बना रही है उस रोड मैप में भी इस बैठक की झलक आपको देखने को मिलेगी। जी, तो ये हुई पीएम की बैठक। अब आ जाते हैं बजट पर, जो कि 23 जुलाई को पेश होना है। लक्ष्मण जी, आपके सूत्र ये भी बता रहे हैं कि शिपिंग को लेकर खास ऐलान इस बार देखने को मिल सकते हैं, तो क्या खबर है पूरी शिपिंग सेक्टर को लेकर? देखिए, यहाँ पे शिपिंग सेक्टर में सरकार का मुख्य फोकस इस बात पर है कैसे आत्मनिर्भरता बनाई जाए। फिलहाल शिपिंग सेक्टर में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि एक बड़ी रकम हर साल शिपिंग लीज के तौर पे चली जाती है। दुनिया में भारत की जो शिपिंग है उसमें भारत के अपने शिप जो है मुश्किल से 2% के आसपास है, तो उसको कैसे बढ़ावा दिया जाए। तो शिपिंग सेक्टर में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड यानी MDF का ऐलान किया जा सकता है। इस MDF के तहत करीब 15 से 20 हज़ार करोड़ रुपए के शुरुआती फंड का आवंटन हो सकता है। इस फंड के जरिए उन कंपनियों को जो शिप बनाना चाहती है उनको लंबे समय के लिए सस्ती ब्याज दरों पर, आसान शर्तों पर कर्ज मुहैया कराया जाएगा। ये इसलिए जरूरी था क्योंकि शिप बनाने वाली कंपनियों को मोटे पैसे की जरूरत पड़ती है, लेकिन लंबे समय के लिए फाइनेंस आसानी से मिलना काफी मुश्किल होता है। इसलिए MDF बनाने का प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव पर शिपिंग मंत्रालय में सहमति बन चुकी है, शिपिंग मंत्रालय से मंजूरी मिल चुकी है। अब इसको वित्त मंत्रालय के पास भेजा गया है और माना यह जा रहा है कि वित्त मंत्री अपने बजट भाषण में इसका ऐलान भी करते हुए दिखेंगे।
चाहिए। दूसरा जो बड़ा प्रस्ताव है जिसको मंजूरी मिलने की संभावना है, बजट में जगह मिल सकती है, वो आपको हरित नौका स्कीम। हरित नौका स्कीम के तहत कोशिश इस बात की जा रही है कि नदियों में जो भी शिप चल रहे हो वो हाइड्रोजन पर चले, यानी उसका प्रदूषण बिल्कुल ना हो, प्रदूषण खत्म किया जा सके। जहाज़ों की वजह से, शिप की वजह से जो प्रदूषण होता है नदियों में, इसे खत्म किया जाए। तो इसके लिए हरित नौका स्कीम का ऐलान किया जा सकता है। इसके तहत हरित नौका खासतौर से हाइड्रोजन से चलने वाले जो शिप हैं उसके निर्माण पर सरकार इंसेंटिव देने का ऐलान कर सकती है। तो शिपिंग सेक्टर को लेकर बजट में उम्मीद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका लक्ष्मण जी। और बजट से जुड़ी एक और खबर, एक बार फिर से चलेंगे रोहन सिंह के पास। ड्रोन सेक्टर से जुड़ी खबर है, ड्रोन को सरकार पुश दे सकती है इस बजट से, लेकिन किस तरीके का पुश मिलेगा? रोहन, क्या खबर है? जी, ड्रोन सेक्टर के लिए कई सारी घोषणाएं हो सकती हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण घोषणा हो सकती है वो है एक R&D फंड की। दरअसल जो ड्रोन सेक्टर है, अधिकतर स्टार्टअप्स हैं इसमें, और उनकी बहुत समय से मांग थी कि चूंकि सरकार का फोकस इंडिजिनेशन पे है, मेक इन इंडिया पे है, तो वहां पे उनको अपनी तकनीक डेवलप करने के लिए एक फंड चाहिए। और ये जो फंड होगा ये स्टार्टअप फंड से अलग होगा, और इसमें जो अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स हैं ड्रोन सेक्टर से जुड़े हुए या जो स्टैब्लिश कंपनियां हैं, दोनों इसका फायदा उठा सकेंगी। इसके अलावा कॉमन टेस्टिंग फैसिलिटी जो कि सरकार डेवलप करेगी ड्रोन कंपनियों के लिए, जो कि ड्रोन कंपनियां वहां जाके चाहे वो शॉर्ट टर्म फ्लाइट्स हो या फिर जो हाई पेलोड्स हैं वाले ड्रोन्स हैं उनकी टेस्टिंग वो वहां पे कर सकेंगे। इसके अलावा ड्रोन के लिए सरकारी खरीद को बढ़ावा देने के लिए भी कुछ घोषणाएं हो सकती हैं। इसमें खासतौर पे डिफेंस में, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए और एग्रीकल्चर में ऐसे कुछ सेक्टर्स का चुनाव किया जा सकता है जहां में ज्यादा से ज्यादा मेड इन इंडिया जो ड्रोन्स हैं उनकी खरीद की जा सकती है। और आखिरी में ड्रोन दीदी जो बहुत ही सक्सेसफुल सरकार की स्कीम रही है उसका दायरा बढ़ाया जा सकता है और बेनिफिशियरीज को इसका फायदा दिया जा सकता है, और जो कुल आवंटन है उसे भी बढ़ाया जा सकता है। प्रिया रोहन, और बजट से जुड़ी एक और खबर, एक और सेक्टर, बहुत ही अहम सेक्टर जिस पर सरकार ज़्यादा फोकस करती हुई दिख सकती है। सूत्रों के मुताबिक स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए जो बजट एलोकेशन होता है उसमें भारी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। काफ़ी अच्छी खबर हो सकती है लोगों के नज़रिए से। डिटेल बता रही हैं दीपाली नंदा। देखिए, स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करें तो खास तौर पर कोविड के बाद सरकार की प्राथमिकता और ज्यादा देखने को मिली है इस क्षेत्र को लेकर, और इस बार के बजट में जो बड़ी घोषणाएं हो सकती है वो मैं आपको बताऊं। लेकिन उससे पहले ये भी बता दूं कि जो जानकारी मिल रही है सूत्रों से वो ये कि इस बार रिकॉर्ड एलोकेशन वित्त मंत्री स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए कर सकती है। 25 से 30% ज्यादा एलोकेशन बजट की राशि में वित्त मंत्री की तरफ से स्वास्थ्य मंत्रालय को दिया जा सकता है। इसके अलावा जो बड़ी घोषणा है वो हो सकती है सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन और इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन को सस्ता करने को लेकर। अभी अगर देश की बात करें तो सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में सबसे सेकंड नंबर का दूसरा कॉमन ये कैंसर है। इसी के चलते अवेयरनेस बढ़ाई जाए, एक मुहिम छेड़ी जाए और साथ ही साथ जो इसकी वैक्सीन है उसे सस्ता किया जाए। इस लिहाज से बड़ी घोषणा इस बजट में देखने को मिल सकती है। अब बात करें आयुष्मान भारत की, जो कि एक महत्वाकांक्षी योजना है मोदी सरकार की, जिसके तहत एक परिवार में 50 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज कराया जाता है। तो इसका दायरा बढ़ता हुआ हम देखेंगे। इसके लिए जो एलोकेशन है वो भी 10 से 15% तक बढ़ सकता है। और साथ ही साथ बीजेपी ने जो अपने संकल्प पत्र में इस बात को शामिल किया था कि 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग को आयुष्मान भारत के दायरे में लाया जाएगा, तो इस लिहाज से भी बड़ा अनाउंसमेंट हम इस बजट में होता हुआ देख सकते हैं। और बाजार में आज एक्सपायरी के दिन उतार चढ़ाव का दौर रहा। सेंसेक्स निफ्टी की फ्लैट क्लोजिंग हुई और आखिरी घंटों में रिकवरी ज़रूर देखने को मिली। सेंसेक्स 27 पॉइंट गिरकर 79,897 पर और निफ्टी 9 पॉइंट गिरकर 24,316 पर बंद हुआ। रियल्टी शेयरों में दबाव दिखा, तेल गैस शेयरों में खरीदारी रही। मार्केट की डिटेल सुमित मेहरोत्रा बताएंगे। बताइए सुमित, कहां सबसे ज़्यादा आज एक्शन दिखा? देखिए, आज निफ्टी के टॉप गेनर्स में आपको एनर्जी स्पेस दिखाई पड़ेगा। इसमें ऑयल एंड गैस से मेजर ओएनजीसी 2.5% की तेजी यहां रही। कोल इंडिया 2% के आसपास चढ़कर बंद हुआ। बीपीसीएल 2% का उछाल रहा। आईटीसी एफएमसीजी से लीड कर रहा था, 1.5% की खरीदारी यहां देखने को मिली। गिरने वाले शेयरों में टाटा कंज्यूमर 2% नीचे, बजाज फाइनेंस 1.5% नीचे, डीवी स्लैब 1% नीचे और M&M करीब 1.25% के आसपास की बिकवाली यहां पर देखने को मिली। इसके अलावा मिड कैप के बढ़ने वाले शेयरों में ऑयल इंडिया 8% ऊपर, माझगांव डॉक 7% ऊपर, SJVN 8% की तेजी यहां पर, NHPC करीब
करीब 5% के आसपास का उछाल यहां देखने को मिला। गिरने वाले शेयरों में ट्यूब इन्वेस्टमेंट 6.5% नीचे, मैक्रोटेक डेवलपर 3% नीचे, डिलीवरी 2.5% नीचे, टाटा एलेक्सी में नंबर्स का इंपैक्ट करीब 2.25% के आसपास गिरावट यहां पर देखने को मिली। शुक्रिया सुमित। और टीसीएस ने पहली तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। पहली तिमाही में कंपनी का मुनाफा घटा है लेकिन आय बढ़ी है। कैसे हैं टीसीएस के नतीजे, बता रही हैं हर्षदा सावंत। टीसीएस के Q1 के नतीजे आ चुके हैं। मुनाफे में उम्मीद से बेहतर नंबर देखने को मिला है, 12,040 करोड़ का। जो बड़ा सरप्राइज है और जो बड़ा पॉजिटिव है वो है कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ। कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ आई है 2% के ऊपर की, जहां पर अनुमान था इस तिमाही में 1.5% तक की रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिलेगी। ये 2% का आंकड़ा इशारा कर रहा है कि एग्जीक्यूशन में बेहतरी देखने को मिली है और शायद डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स जो अब तक फ्लैट थे उनमें और गिरावट नहीं देखने को मिली है। अब कंपनी आगे बयान देगी कि क्या उनमें पिकअप आ रहा है या नहीं, लेकिन ओवरऑल जो एनवायरमेंट है वो थोड़ा सा बेहतर दिखने को मिल रहा है। बेहतर इसीलिए क्योंकि मार्जिन्स देखिए, Q1 में कंपनी ने अप्रैल के फर्स्ट दिन पर ही दरअसल 1 अप्रैल को वो वेज हाइक दी और उस लिहाज से अनुमान था कि 24.5% तक मार्जिन्स फिसल सकते हैं। कंपनी ने स्थिर रखे हैं 24.7%। दबाव जरूर आया है लेकिन 20 बेसिस पॉइंट थोड़ा सा कवरेज इनको मिला है। साथ ही साथ अगर आप देखें सभी वर्टिकल्स में, चाहे वो टेलीकॉम हो, चाहे वो हाईटेक हो या फिर दूसरे वर्टिकल्स हो, उनमें ग्रोथ देखने को मिली है। एक और चीज है बीएफएसआई थोड़ा सा फ्लैटिश है। कंपनी कहती है कि थोड़े से संकेत आने लगे हैं कि अब यहां से सिचुएशन बेहतर होती हुई दिखाई दे सकती है। ज्योग्राफी वाइज लार्जली सभी ज्योग्राफीज में इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। कुल मिलाकर कंपनी की जो कमेंट्री है वो अब तक पॉजिटिव ही सुनाई दे रही है। बस सवाल ये है कि यहां से क्या जो हम कहते हैं कि द वर्स्ट इज ओवर या नहीं, उस पर कंपनी अभी भी कोई खास बयान नहीं दे रही। कंपनी कह रही है कि कॉन्फिडेंस है कंपनी के क्लाइंट्स में, डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स कब तक लौटेंगे उस पर गेसवर्क नहीं करना चाहिए। एआई को लेकर ऑफ कोर्स जो पाइपलाइन है वो और मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। इस क्वार्टर में एक और एडवांटेज था कि इन्होंने जो बीएसएनएल की बड़ी डील साइन की थी उसमें कुछ बेहतरी एग्जीक्यूशन वाइज बनती दिखाई दी है। टीसीबी इस क्वार्टर में हमने देखा $8.3 बिलियन का, पिछले बारी से अब कंपेयर करेंगे तो थोड़ा सा कम है, लेकिन आइदर वे जेरोक्स जैसी डील्स, बैंक ऑफ बर्गन जैसी डील्स और एआई फ्रंट पर काफी ज्यादा पाइपलाइन आगे इकट्ठा होती हुई दिखाई दे रही है। ये एक मजबूत साइन जरूर है। और बजट का बिगुल बज चुका है तो लोगों की उम्मीदों का मीटर भी तेजी से भाग रहा है। बजट से बाजार की क्या उम्मीद है, इसको लेकर हमारे पास आज मेहमान थे हेलियस कैपिटल के फाउंडर समीर अरोड़ा। समीर अरोड़ा के मुताबिक इस बार के बजट में कैपिटल गेन्स टैक्स पर सबकी नजर रहेगी। लास्ट मेनी ईयर्स से हम उस बजट को अच्छा गिनते थे कि हम सोच रहे हैं कि कैपिटल गेन बढ़ाएंगे और फिर नहीं बढ़ाया तो बाकी हम इग्नोर करके कहते हैं बहुत अच्छा बजट है। तो नॉर्मली इन द लास्ट मेनी इयर्स बजट की वैल्यू थोड़ी कम हो गई थी बिकॉज सारी पॉलिसीज वर सॉर्ट ऑफ सेट एंड इसलिए बजट से इतनी टेंशन नहीं होती थी। अब नई गवर्नमेंट का नया बजट है जिसमें थोड़ा गवर्नमेंट के अपने नंबर्स कम आए तो अब कुछ पॉलिसी चेंज होगी कि नहीं होगी, कि इंफ्रा में उतना होगा कि नहीं होगा, ये सब चीजें थोड़ी इंपॉर्टेंट हो गई। और फिर से अलग अलग ट्विटर टाइप से बाकी जगह से आने लग गया कि शायद फिर कैपिटल गेन्स टैक्स की कहानी है क्योंकि ये फर्स्ट ईयर है गवर्नमेंट का, तो अगर बढ़ाना है तो अभी बढ़ाएंगे, नहीं तो मतलब दे आर नॉट डूइंग इट। तो फिर वही नर्वसनेस हो गई। मैं खाली ये कह सकता हूँ कि अगर टैक्स बढ़ाया तो बाकी चीजों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने रोड कितनी बनाई है और वो कितने बनाए फ्रॉम अ स्टॉक मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू। और बजट के लिए खास सीएनबीसी आवाज लेकर आया है बजट बोनांजा पिक्स। एक्सपर्ट्स की कुछ ऐसी थीम शेयर जो बजट तक या उसके बाद आपका करा सकते हैं मोटा मुनाफा। और आज बजट बोनांजा में अमरीश और मानस जायसवाल के पिक्स। मेरा बजट का जो थीम है और पिक है इज रिलेटेड टू टूरिज्म सेक्टर, क्योंकि मुझे लगता है कि गवर्नमेंट का फोकस रहेगा ऑन इंडिया टूरिज्म और ऑल्सो बिकॉज ऑफ टैक्सेशन ट्वीक्स। मुझे लगता है कि मिडिल क्लास के पास थोड़ा ज्यादा कैश रहेगा हाथ में, सो द फर्स्ट थिंग दे विल डू इज पॉसिबली स्पेंड ऑन ट्रैवल। तो मेरा पिक है इजी ट्रिप प्लानर्स।
ये सेकंड लार्जेस्ट ऑनलाइन ट्रैवल प्लेटफॉर्म है विद अबाउट 2 करोड़ कस्टमर्स, फास्टेस्ट ग्रोइंग एंड मोस्ट प्रॉफिटेबल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। एंड वी हैव सीन द ग्रोथ एट अबाउट 38% कैगर लास्ट 5 साल में। एबिटा मार्जिन्स भी 38% प्लस है। आई मीन Q4 में थोड़ा एक्सेप्शनल लॉसेस थे, बट आई थिंक दैट्स ओनली वन टाइम। और यहाँ से कैगर एक्सपेक्टेड है करीब 30% का, एबिटा कैगर करीब 24% का। तो एक्सपेक्टेड EPS फॉर FY26 1.75 का है, और यह मेरा टारगेट बनता है 62 का। तो देखिए, चंबल फर्टिलाइजर में खरीदारी करने की राय रहेगी। पिछले मंथ स्टॉक ने 2022 के हाईज को ब्रीच किया था, उसके बाद हम कंसोलिडेशन देख रहे हैं, एक छोटा सा करेक्शन देख रहे हैं। 20 मूविंग एवरेज के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर निवेश के मौके दिखते हैं। 449 की स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे 600 के टारगेट के लिए। और बजट पर हमारी एक और सीरीज, इस सीरीज का नाम है बजट और मैं। इस सीरीज में CNBC आवाज के मैनेजिंग एडिटर बाजार से जुड़ी विश लिस्ट आपके सामने रखेंगे। इसमें आज बारी है इनकम टैक्स की, आइए देखते हैं। 20 लाख तक की इनकम पर टैक्स में एग्जम्पशन मिलना चाहिए। मेरा ये मानना है कि अब जिस तरीके की इन्फ्लेशन और जिस तरीके के खर्चे और जिस तरीके के बाकी एवेन्यूज़ ओपन हुए हैं ना, 20 लाख तक कोई इनकम टैक्स नहीं होना चाहिए। अब अगेन ये विश लिस्ट है। डिस्पोजेबल इनकम बढ़ाने की ज़रूरत है इस देश में, और वो कैसे होगा? अगर आप थोड़ा सा टैक्स कम कर देंगे तो थोड़ा सा ऑब्वियसली सैलरी बढ़े और थोड़ा टैक्स कम हो, दोनों चीज़ें हो तो और भी बेटर है। तो ये मेरा मानना है कि किस तरीके से डिस्पोजेबल इनकम बढ़ाई जाए। थोड़ी किसान सम्मान निधि, उसमें भी थोड़ी सी अगर आप इंक्रीमेंट कर दें, वो भी एक पॉजिटिव हो सकता है। और एक मेरा मानना है कि पेट्रोल और डीजल में अब एक्साइज ड्यूटी कम करने की ज़रूरत है। देखिए, एक्साइज ड्यूटी तब जब बहुत ज़्यादा बढ़ाई गई थी, जब क्रूड के दाम बहुत गिर गए थे, तो उस समय पर एक लॉजिकल बनता था वो। अब लेकिन दिक्कत क्या होगी कि क्रूड के रेट वापस पहुंच गए 80-85 पर, तो पेट्रोल डीजल वापस 100 के ऊपर पहुंच गए। थोड़ी ज़रूरत है डिस्पोजेबल इनकम बढ़ाने में कि इसको भी थोड़ा सा कम किया जाए, एक्साइज ड्यूटी को। तो अगेन ये विश लिस्ट है। अब FM साहिबा सुनेंगी या नहीं सुनेंगी ये उनके ऊपर है, लेकिन मैं तो ये चाहता हूँ कि ये हो जाए। आ रहा है मोदी 3.0 का पहला बजट। विकसित और समृद्ध भारत का पूरा हो संकल्प। महंगाई घटे, ग्रोथ बढ़े, रिफॉर्म पर हो जोर, क्योंकि ये मार्केट मांगे मोर। इंडस्ट्री को बूस्टर का इंतजार, यूथ का ख्वाब पास फॉर जॉब। इंफ्रा, एजुकेशन और हेल्थ पर भी खर्च बढ़ाने की दरकार। देश के ख्वाबों को कैसे पूरा करेगी सरकार? निर्मला सीतारामन का बिग बजट। CNBC आवाज पर अनुभवी पैनल बताएगा इस बजट का आपकी लाइफ पर क्या होगा असर। बड़ी उम्मीदों का बड़ा बजट, लेकिन मेरे साथ सपने होंगे सच। सिर्फ CNBC आवाज पर। बजट से देश को है उम्मीदें हजार, बाजार को भी है बजट का इंतजार। ग्रोथ और रिफॉर्म की कितनी बढ़ेगी रफ्तार, बजट का 360 डिग्री एनालिसिस देखिए मेरे साथ CNBC आवाज पे 23 जुलाई का पूरे दिन। सुप्रीम कोर्ट में नीट पेपर लीक मामले पर सुनवाई टल गई है। अब सुनवाई 18 जुलाई को होगी। केंद्र सरकार और CBI ने सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा दायर किया है। सरकार ने नीट के रीटेस्ट का विरोध किया है। पूरी खबर बता रहे हैं असीम मनचंदा। सुप्रीम कोर्ट नीट UG टेस्ट में हुई धांधली मामले में सुनवाई कर रहा है। सोमवार को जब इस मामले की सुनवाई हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे सवाल पूछे थे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा था, क्या बताइए, क्या बड़े पैमाने पर कोई लीक हुआ था, कितने छात्रों ने अनुचित तरीके से इसका लाभ उठाया, और ये सारी जानकारी CBI से भी मांगी गई थी। आज जब कल देर रात को CBI और केंद्र सरकार ने अपना जवाब इस पूरे मामले में दाखिल कर दिया। NTA कहना था कि एक बहुत ही छोटे पैमाने पर लीक था, सिर्फ
सिर्फ स्थानीय एक जो जगह पर ही इस लीक को देखने को मिला। जो IIT मद्रास ने भी इसका डाटा का विश्लेषण किया और IIT मद्रास ने भी पाया कि इस मामले में लीक का दायरा काफी सीमित था। उन्होंने कहा कि जिन भी छात्रों ने इस एग्जाम में अनुचित तरीके का साधनों का उपयोग किया उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और केवल आशंकाओं के आधार पर 23 लाख छात्रों को दोबारा से परीक्षा में बैठने के लिए हम नहीं कह सकते हैं। आज जब इस मामले की सुनवाई हुई तो कई सारी जो अपोजिट पार्टियां थी उन्होंने कहा कि हमें अभी तक केंद्र सरकार और CBI का एफिडेविट नहीं मिला है, तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए कि आप पहले इनका एफिडेविट दीजिए, तब हम इस मामले की सुनवाई करेंगे। अब इस पूरे मामले की सुनवाई 18 जुलाई को होगी। DLF देश की नंबर 1 रियल एस्टेट कंपनी है। आज हुरून इंडिया और ग्रोहे ने मिलकर देश की 100 सबसे वैल्यूएबल रियल एस्टेट कंपनियों की लिस्ट जारी की है। 2 लाख करोड़ की वैल्यू के साथ DLF ने लिस्ट में टॉप किया है। दूसरे नंबर पर है लोढ़ा ब्रांड नेम के साथ काम करने वाली मैक्रोटेक डेवलपर्स। वैल्यूएशन के लिहाज से नंबर 3 पर है इंडियन होटल्स कंपनी। इसके बाद है गोदरेज प्रॉपर्टीज और ओबेराय रियल्टी। पहली बार इंडिया की रियल एस्टेट हिस्ट्री में चाइना को हमने ओवरटेक किया है इन द नंबर ऑफ $1 बिलियन रियल एस्टेट ग्रुप्स इन द कंट्री। टोटल 36 रियल एस्टेट कंपनीज ने $1 बिलियन ग्रुप में एंटर किया है, विच इज अ वेरी गुड न्यूज। मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया में अनंत राधिका की शादी से पहले शिव शक्ति की पूजा हुई। महाकाल मंदिर के 2 पुजारियों ने ये पूजा कराई। शिव शक्ति पूजा के बाद मेहंदी का भी फंक्शन हुआ। इस दौरान रणवीर सिंह, अनन्या पांडे, जानवी कपूर समेत कई सितारे नजर आए। शिव शक्ति पूजा में नामचीन सितारों के अलावा ठाकरे परिवार ने भी शिरकत की। अनंत अंबानी कल यानी 12 जुलाई को राधिका मर्चेंट के साथ शादी के बंधन में बंध जाएंगे। शादी के अगले दिन आशीर्वाद सेरेमनी है। इसके बाद 14 जुलाई को रिसेप्शन होगा। इसमें दुनिया भर के VVIP मेहमान शामिल होंगे। और अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट विवाह के बंधन में तो बंध जाएंगे। अनंत राधिका की शादी में शामिल होने के लिए देश विदेश से बड़े बड़े मेहमान मुंबई आ रहे हैं। भारत से कई खास लोग इस शादी में शिरकत करेंगे, जिनमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ, आंध्र प्रदेश के CM N चंद्रबाबू नायडू, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और कांग्रेस के नेता सचिन पायलट जैसे नाम शामिल हैं। विदेश से आने वाले VVIP मेहमानों की लिस्ट भी लंबी है। इनमें UK के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर और बोरिस जॉनसन दोनों शामिल होंगे। अरामको के CEO अमीन नासेर, मुबादला के MD एंड CEO खल्दून अल मुबारक, BP के CEO मर्रे आचिन्स क्लास शामिल हैं। इसके अलावा कई बड़ी कंपनियों के CEOs, अंतर्राष्ट्रीय खेल जगत की बड़ी हस्तियां, हॉलीवुड और बॉलीवुड के सितारे भी शामिल होंगे। और बरसात अब दिखने लगी है पूरे देश में। लगातार बारिश के चलते कई शहर पानी पानी हो रहे हैं। टीवी में आप देखेंगे तस्वीरों में असम में बाढ़ से पिछले 24 घंटे में 5 और लोगों की मौत हो गई और बाढ़ के चलते मरने वालों का कुल आंकड़ा 84 पहुंच गया है। उत्तराखंड में बाढ़ और लैंडस्लाइड है और इन घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसके चलते कई रास्ते बंद हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में 18 लोगों की मौत हो गई। 16 लोग बिजली गिरने से और 2 लोग डूबने से अपनी जान से हाथ धो बैठे। महाराष्ट्र के मुंबई में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। इसके चलते लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश में भी कई नदियां उफान पर आ गई हैं। खेतों और गांवों में बाढ़ का पानी घुसने से फसलें भी नष्ट हुई हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक का जलस्तर बढ़ गया है। ऐसे में लोग जुगाड़ से बनाई गई नावों का सहारा लेने पर मजबूर है। और चलते चलते एक बार फिर से आपको हेडलाइंस दिखाते हैं।
टीसीएस ने पेश किए उम्मीद से बेहतर नतीजे। पहली तिमाही में मुनाफा 12,434 करोड़ से घटकर 12,040 करोड़, लेकिन आय बढ़ी। एबिट मार्जिन 26% से घटकर 24.7%। वीकली एक्सपायरी पर बाजार में उतार चढ़ाव। सेंसेक्स निफ्टी की फ्लैट क्लोजिंग। रियल्टी शेयरों में दबाव। ऑटो, फार्मा, पावर में बिकवाली। तेल गैस शेयरों में खरीदारी। यूपी में सभी हाइब्रिड गाड़ियों को रोड टैक्स से नहीं मिलेगी छूट। सूत्रों के मुताबिक यूपी सरकार जल्द जारी कर सकती है सफाई। महंगी हाइब्रिड गाड़ियां हो सकती हैं छूट के दायरे से बाहर। हेल्थ बजट में दिख सकता है बड़ा इजाफा। वैक्सीनेशन अभियान और आयुष्मान भारत को मिलेगा बूस्ट। सूत्रों के मुताबिक सर्वाइकल कैंसर, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन को मिलेगा बढ़ावा। सीएनबीसी आवाज बजट एक्सक्लूसिव। सुप्रीम कोर्ट में नीट पेपर लीक पर सरकार की सफाई। डेटा विश्लेषण के आधार पर बड़े पैमाने पर लीक से किया इनकार। सीबीआई ने बंद लिफाफे में दिया हलफनामा। अब 18 जुलाई को अगली सुनवाई। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में शामिल होंगे देश और दुनिया के वीवीआईपी। गेस्ट लिस्ट में केंद्रीय मंत्रियों से लेकर मुख्यमंत्रियों के नाम शामिल। कई देशों के पूर्व पीएम और बड़ी कंपनियों के सीईओज भी बनेंगे मेहमान। जलवायु परिवर्तन का खतरा आपके दरवाजे तक पहुंच चुका है। अब जरूरत है एक बड़े क्रांतिकारी बदलाव की, और इसका आरंभ होगा 140 करोड़ भारतीयों से। ये क्रांति शुरू होगी एक पेड़ से। एक पेड़ मानवता के लिए, एक पेड़ इस धरती माँ के लिए, एक पेड़ हमारे भविष्य के लिए। प्रोजेक्ट वन ट्री, न्यूज़ 18 नेटवर्क